हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, यू आर वेलकम। अब तो आप बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की होलिस्टिक, बच्चे यानी बच्चे और नौजवान, इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं, जिसमें इनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड केयर रिलेटेड इश्यूज पे भी बात होती है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टीन टूल बॉक्स। आज का जो है वो पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा, सुना होगा। नौजवान या युवा किसी भी देश, मुल्क, मिल्लत की जो है वो बैकबोन होती है। जब भी कोई देश, नेशन, मुल्क, मिल्लत तबाह होती है, उसके दो मेन रीजंस होते हैं। या तो कोई एक ऑपरेसर बाहर से ताकत के जोर पे उसको खत्म करने की कोशिश करता है, या फिर हम अपनी गफलत की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी केयरलेसनेस की वजह से अपने नौजवान और युवा को जो है नेगेटिव अपब्रिंगिंग की वजह से, या फिर उन्हें इल्मी और फिक्री वर्षा न देने की वजह से, या फिर उनके अंदर प्रोडक्टिविटी न लाने की वजह से, या उनके अंदर एक इंटीग्रिटी नहीं पैदा करने की वजह से जो है वो नेशन या कंट्री जो है वो खोखला हो जाता है, जिससे दुश्मन जो है वो आसानी से फतह कर लेता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज की लाइन में खड़ा रहे, हम चाहते हैं कि हमारा देश एक प्रोडक्टिव देश रहे, तो हमें खास करके ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो युवा और नौजवान हैं उन पे हमारा खास ध्यान होना चाहिए। उनकी अपब्रिंगिंग पे हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। इसी टॉपिक को लेकर लास्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था, जो टीन टूल बॉक्स पार्ट 1 में हमने बात की थी बिगिन विथ एंड इन माइंड, यानी जो भी आप करना चाहते हैं वो उसका जो नतीजा होने वाला है, उसका जो रिजल्ट होने वाला है, या फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है, उसको जहन में रख के अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि प्रायोरिटाइजिंग कैसे करनी है, कि भाई आपको करने के काम बहुत से हैं, लेकिन उसको किस ऑर्डर में करेंगे, आप पहले कौन सा काम करेंगे, बाद में कौन सा काम करेंगे, लास्ट में कौन सा काम करेंगे, और किस काम को कितनी अहमियत देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, वो हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारे युवा में। एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड ये होता है कि भाई आप एक कुछ इनिशिएटिव लें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, तब कहीं जाके आप कुछ काम कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि शार्पन द सॉ, यानी हमने एक मिसाल भी दी थी कि एक जो है नौजवान जो है वो एक दरख्त काट रहा था, लेकिन उसका जो जो आरी होती है, जो सॉ होता है, वो शार्पन नहीं था। वो सारा दिन जो है वो काटता रहा, लेकिन उसने अपनी आरी को तेज करने के लिए थोड़ा भी अगर वक्त लगाया होता, यानी अपनी अपस्किलिंग की होती, यानी अपने औजार या टूल्स को जो है वो शार्पन किया होता, तो मेरे ख्याल में उसको उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो जहां वर्किंग हार्ड इंपॉर्टेंट है, वहां वर्किंग स्मार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल होता है। तो आज का जो पार्ट 2 रहेगा, इसमें हमारे साथ जुड़ी हैं शीतल वर्मा जी। आप इन्हें बेहतर जानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ पार्ट 1 में भाग लिया था, और उनसे ही यही सारे पॉइंट्स पे बात हुई थी। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, शीतल वर्मा जी जो हैं वो एक एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, और सबसे ज्यादा मुझे जो इम्प्रेस होती है वो उनके साथ जो युवा के साथ जो उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और अपनी चीजों को वो एक ममता भरे अंदाज में जो कम्युनिकेट करती हैं, वो एक फ्लो होता है, वो जो है वो वेरी मच इम्प्रेस विद दिस। तो चलिए आज बात करते हैं शीतल वर्मा जी से कि आज के पार्ट 2 टूल बॉक्स में हमारे नाजरीन के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या क्या टूल्स आज लेकर आए हैं। शीतल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच शफीक जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो आपने इतनी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जहां तक ममता भरी और प्यार भरी वाली बात है,
तो हाँ, मैंने हमेशा आज तक मैं जितनी भी क्लास में गई हूँ, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने हर बार उन्हें उतने ही प्यार से डाँटा है, इवन कई बार तो पिटाई भी लगाई है, ये बोल के कि जैसी मेरी बेटी मेरे लिए है, वैसे ही आप सब भी हैं। तो हाँ, ये एहसास मैंने उन्हें दिलाया है कि कहीं मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और वो भी मेरे लिए उसी तरीके से अवेलेबल हैं। जी, और इस रिलेशन के कारण ही शायद मैं बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जान पाई हूँ। जी। शीतल जी, हम अब टूल बॉक्स खोलते हैं आपका। हुँ, तो मुझे एक बात याद आ रही थी, बिफोर यू टेक आउट योर ऑल अदर टूल्स, कि हुँ, एक कोट जो अक्सर हम पढ़ते हैं कि भाई जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है, जो थे हमारे जो ख्यालात होते हैं, वो जो है हमारे एक्शंस बनते हैं, हमारा बर्ताव बनता है, फिर वो जाके जो है हैबिट्स बनती हैं, हुँ, आदतें जो कहते हैं हम लोग। फिर वो कहीं न कहीं जाके जो एक एक जो भी हमारे साथ एंड रिज़ल्ट आता है, उसका जो नतीजा होता है, ये इन्हीं आदतों का नतीजा हुँ, होता है। तो ये जो नौजवानों में ख़ास करके, मतलब वैसे तो आदतें किसी की भी हो सकती हैं, बच्चों की भी हो सकती हैं, हुँ, बड़ों की भी हो सकती हैं, बूढ़ों की भी हो सकती हैं। लेकिन हम चूँकि टीनेजर्स को लेके बात कर रहे हैं, अ, उनके अंदर आदतें डेवलप करना या फिर अच्छी आदतें या हैबिट्स कैसे इनकलकेट करना, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? हुँ। तो अगर हम हैबिट्स की बात करें, जैसे अगर बहुत सिंपल सी बात है, हैबिट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में। तो गुड तो छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि हाँ, कुछ अच्छे के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन बैड की तरफ नज़र देंगे तो हम जानेंगे कि हम अगर कोई भी एक गलत आदत जीवन में अपना लेते हैं, तो उससे बाद में हमको दूर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी ने कहा है, "द चेन ऑफ हैबिट्स आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे बिकम्स टू हेवी टू बी ब्रोकन।" यानी आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपने कोई हैबिट अपने अंदर डाल लिया, आज से 10 साल 20 साल बाद जब आपको उसके कारण तकलीफ होने लगेगी, तब आपको उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कई सारी चीजें होती है हमारी कोई एक हैबिट में, जैसे सिंपल हम एक चाय पीने की आदत ही ले लेते हैं। तो अगर जी, 4 बज गई है और चाय सामने नहीं आई है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको हैबिट बना लिया। फिर जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशंस है, हमें वो चीज़ वहाँ उस समय चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए यूथ क्या हैबिट फॉर्म कर रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन में जा रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि कल को वो खुद उसमें इतना ज़्यादा बंध जाएगा, इम्प्रिजन हो जाएगा कि वो बाहर नहीं आ पाएगा। जी। शीतल जी, आपने जो हैबिट्स के बारे में बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम अपना टूल बॉक्स खोलते हैं, तो कौन-सी ऐसी अपनी हैबिट आप आज पिक करेंगे ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें? बिल्कुल। आज जो हम पहली हैबिट ओपन करेंगे वो है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी। इसको समझाने से पहले मैं एक और चीज शेयर करूंगी कि हैबिट्स का एक बहुत सिंपल रूल होता है, 21/90 रूल। 21/90 रूल क्या बोलता है? अगर आपने 21 दिन तक वो काम किया तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, लेकिन अगर वही काम आपने 90 दिन तक किया तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो जी, हम आज से अपने टीनेजर्स पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि आज से अगर वो ये चीजें करेंगे तो आगे, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, तो वो आगे जाकर के वही चीजें जो है पूरे देश में फैलेगी और उसी तरीके से हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो जो पहला हैबिट है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी। तो हमने एम नहीं यहाँ पर यूज करा है, हमने डब्ल्यू यूज करा है। यानी सिंपल सी अप्रोच है। जैसे क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर भी हूँ, तो मेरी बात में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में यहाँ रखना चाहूंगी कि हर एक देश के पास में एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। जी, अब अगर मैं सोचूं कि हर बात में मैं ही जीतूं, हर जगह मुझे ही चीजें मिलना चाहिए, तो ये तो दूसरों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने भी तो इस देश में जन्म लिया है। अगर मेरा इस देश की किसी चीज पे अधिकार है, तो उनका भी तो अधिकार है। तो सही, इसीलिए एक विन विन अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जीत और हार को हटा करके हमें विन विन ही, यानी आप भी जीते और मैं भी जीतूं। जैसे आज हम सिंपल से अपने इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। अगर मैं आपके प्रोग्राम में इनवाइटेड हूँ, तो सिर्फ आप ही नॉलेज गेन नहीं कर रहे, मैं भी बहुत सारी चीजें आपसे सीख रही हूँ। तो जी, ये हम दोनों के लिए ही विन विन अप्रोच है। तो क्यों ना हमारा यूथ भी इस अप्रोच को फॉलो करे। सही। और इस हाँ जी। जी, नहीं, आप कुछ कह रहे थे? जी,
हाँ, अब इस विन विन अप्रोच के लिए क्या होता है, एक्चुअली आपको एक ओपन माइंडसेट चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आगे निकल जाऊंगा या फिर वो आगे निकल जाएगा। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ही लें शफीक जी, जो पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज बनाई जाती हैं, जो एनजीओज हैं कंट्रीज में, जो स्टार्टअप्स हैं, वो सब क्या है, किसी एक पर्सन से तो नहीं चल रहे। वो कंबाइंड लोगों का माइंड है, वो माइंड सेट है, वो स्किल सेट है, तभी जाकर के वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कोई एक पर्सन के लिए, वैसे भी एक कहावत है, नो मैन इज एन आइलैंड, तो एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे यूथ के अंदर ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए उसको दो सीज को अवॉइड करना पड़ेगा, एक तो कंपटीशन और एक कंपैरिजन। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं आपसे कॉम्पीट करूंगी, आपसे कंपेयर करूंगी, तो फिर शायद मैं अपने काम पर फोकस नहीं करके आपकी चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगी। तो अगर मुझे कम्पीट करना है, अगर मुझे कंपेयर करना है, तो सबसे सुंदर चीज है मैं अपने आप से कम्पीट करूं और अपने आप से कंपेयर करूं। सही। शीतल जी, मैं आपको आगे सवाल करने से कुछ पहले ये यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि शीतल जी जो है एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शीतल जी हमने पार्ट 1 में देखी थी, वो आज शीतल जी थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएँ शीतल मैम? हाँ जी। वो जो नया मॉड्यूल है वो एजुकेटर्स के लिए है, और मैंने उसको नाम दिया है एजुकेटर एंड एक्सटेंडेड पेरेंट। क्योंकि जैसे मैं खुद फील करती हूँ, आज 15-17 सालों में जब मैं टीचिंग में हूँ, तो वो बच्चे मेरे स्टूडेंट ही नहीं रह गए, वो मेरे भी एक तरीके से, मैं उनको बेटा या बेटी बोलकर जब बोल संबोधित करती हूँ, तो मुझे भी एक अपनापन लगता है, उनको भी लगता है। और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ। तो मैं नहीं, सारे ही एजुकेटर्स, चाहे वो माने या ना माने, चाहे उन्हें एहसास हो या ना हो, उनकी पर्सनालिटी से बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे वो एजुकेटर क्लास में आता है या वो पढ़ा रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो कैसे मोटिवेट कर रहा है। तो मैंने ये कोशिश करा कि ये जो पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स मैं एज एन पेरेंटिंग कोच पेरेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं ये एजुकेटर्स के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि पेरेंट और एजुकेटर्स दोनों ही पार्टी मिलकर के किसी एक स्टूडेंट को एक प्रॉपर शेप देती है। सो जी। ये मॉड्यूल एजुकेटर्स के लिए है, जिसमें पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स तो एजुकेटर्स स्टूडेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर श्योर पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। आपके इस प्रोजेक्ट में हमारी शुभकामनाएं साथ रहेंगी आपके। थैंक यू। यू नो, गुड लक फॉर दिस। अच्छा, हम वापस आ रहे हैं टूल बॉक्स की तरफ। आजकल रिसेंटली एग्जामिनेशंस हो गए, रिजल्ट आ गए, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स जो है अच्छे मार्क्स में जो है कामयाब हुए, काफी लोग रैंक्स लेके पास हुए हैं, उनकी काफी पब्लिसिटी हुई न्यूज़पेपर में और टीवी में। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को उतने मार्क्स नहीं मिले जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर वो रैंक या पोजीशन नहीं मिली जितनी जिसकी वो एक्सपेक्टेशन थी। अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर कुछ ऐसी भी न्यूज आई कि इस रिजल्ट को लेकर जो है काफी बच्चे जो है अपसेट थे, कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड भी की। ये एक ट्रेंड है। और इससे पहले हमने न्यूज़ में देखी थी कि भाई सेलिब्रिटीज जो है वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जो है डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ वेल्थ एंड ये सारा कुछ जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दे आर फेसिंग सम फेलियर, वो नाकाम हो रहे हैं। वो किसी भी मायने में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पैसे का ही हो या फेम का ही हो, कुछ ना कुछ उनके नजदीक लगता है कि वो एक नाकामी से या फेलियर से जूझ रहे हैं, तो फिर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से कोई एक रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो नौजवानों में जो एक प्रेशर होता है, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर हो, पेरेंटल प्रेशर हो, या सोसाइटी का प्रेशर हो, या फिर प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप कि भाई हाँ हमें इस तरह से दिखना है, ठीक है, तो या फिर उनके जैसे हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए या इनकलकेट करनी चाहिए, ताकि हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें रहे। इस तरह का जो एक प्रेशर होता है, तो बच्चे वैसे भी जो है दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर्स, भाई हार्मोनल अपसर्ज हो रहा होता है उस एज में, इमोशनली दे आर डिस्टर्ब, ये सारी चीजें होती रहती हैं, क्योंकि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन में जो पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो मैच्योर होते होते तकरीबन 25 साल लग जाते हैं।
ठीक है, तो वो जो एरिया होता है कि भाई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन मेकिंग एंड सारी चीजें जो हमारा इमोशनल वेलबींग होता है, सारा होता है। तो वो चूंकि अभी मैच्योर नहीं होता होता है, तो ये सारे प्रेशर्स की वजह से कभी कभी उन्हें फेलियर को मिसमैनेज करने पे मजबूर होता है, एंड वो कुछ बैड रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो ये सक्सेस एंड फेलियर, खास करके फेलियर पे अगर हम बात करेंगे, तो आज के हमारे जो टीन्स और युवा हैं, टीनेजर्स, उनके लिए आप क्या सबक लेकर आए हैं? देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं एक टूल शेयर करूंगी, वो है अंडरस्टैंडिंग फेलियर्स, सेटबैक्स एंड मिस्टेक्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच में बहुत थिन लाइन ऑफ मार्जिन है, और होता क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी की भी है। हम बच्चों को शुरू से ही ऐसा माइंडसेट देते हैं कि अगर इस काम करने में रिस्क है या ये काम करने में फेलियर के चांसेस है तो बच्चा वो काम करेगा ही नहीं। आप देखेंगे अगर बच्चे घर में कैरम भी खेलते हैं तो बड़े कोशिश करते हैं उन्हें जिताने की, उन्हें हारना नहीं सिखाते। अगर बच्चा स्नैक्स एंड लेडर्स खेल रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे अगला लेडर कहाँ मिलेगा, वो ये देखेगा कि सामने वाले को सांप कहाँ काटने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे जीतना ही सिखाया जाता है, उसे ये नहीं सिखाया जाता कि जब आप ग्रुप में खेल रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी फेलियर भी हो सकता है, यानी हार भी एक जीत का हिस्सा ही है। इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो फेलियर का आपको मीनिंग मिलेगा लैक ऑफ सक्सेस। जबकि ये अगर समझा जाए, आप बड़े-बड़े लोगों की जीवनी पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो आप पाएंगे कि फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। तो जब वो लैक वर्ड वहां पर जुड़ जाता है तो वो कमी दिखाने लग जाता है, और बच्चे क्या समझने लगते हैं, किसी एक काम में अगर वो फेल हो गए तो वो फेल एज अ पर्सन हो गए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मान लेते हैं किसी एक बच्चे को कोई एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था और उसमें कोई एक पेज गलत चला जाता है। अब जी। जब टीचर रिमार्क लिखती है तो उसे लगने लगता है, ओफो मैं ये एक पेज गलत लगा दिया, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। तो उस एक पार्ट को, एक काम को उसने एज अ फेलियर को, फेलियर एज अ पर्सन से डिनोट करके और अपने आप को क्या बना दिया, फेलियर। जबकि हम्म। वो फेलियर नहीं था, वो एक मिस्टेक। तो ये कैटेगराइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिस्टेक्स हर इंसान से होती है। आज अगर हम भी प्रोफेशन में है, इवन मैं आपको बताऊं, हम कितनी बार इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई बहुत सिंपल से डायग्राम्स बनाते हैं। डिमांड से जस्ट ऑपोजिट सप्लाई का डायग्राम होता है, लेकिन कई बार कई सारे एजुकेटर्स जब बनाने जाते हैं तो हमसे भी गलत बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो डिमांड ही घूमता रहता है, हमें एकदम से स्विच करना पड़ता है कि अरे अब हमें सप्लाई बढ़ाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये यूथ को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फेलियर सक्सेस का एक हिस्सा है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं लेकिन वो भी फेल हुए हैं। और अगर सबसे बढ़िया तरीके से हम अपने यूथ को ये चीज सिखाना चाहते हैं तो हम उनसे पूछें, आपका रोल मॉडल कौन है? कौन है वो रोल मॉडल जो एक ही बार में सारे काम करके आगे बढ़ गया? क्या उसने कभी कोई फेलियर फेस नहीं करा अपनी लाइफ में? क्या उसकी लाइफ में सब चीजें उसे आसानी से मिलती चली गई? तो अब जब यूथ उनके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, वो चाहे उनके पेरेंट हो सकते हैं, चाहे टीचर्स हो सकते हैं, चाहे कोई फिल्म पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, बिजनेसमैन, तो हर किसी ने अपनी लाइफ में एक फेलियर देखा और फिर सक्सेस की तरफ गए। तो यूथ कभी भी ऐसा फील करे कि हम एज अ फेलियर हैं तो अपने रोल मॉडल को देखें, ये समझे कि उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया और खुद भी आगे बढ़े। जी। इसमें जो सक्सेस और फेलियर की जब बात हम करते हैं, जहाँ पेरेंट्स का रोल है, वहाँ मेरे ख्याल में टीचर और सोसाइटी इन जनरल उनका भी रोल होता है कि भाई अगर कोई फेलियर फेस करता है, यानी नाकाम होता है, चाहे छोटी नाकामी हो या बड़ी जो भी हो, कि भाई एज एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो उससे हमें क्या सबक लेना है? व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस? और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट ना हो, ताकि हमें फिर से नाकामी का सामना ना करना पड़े। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसमें भी देखने वाली दो चीजें हैं कि उस फेलियर का रीजन क्या है। कई बार चीजें, जैसे दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर वो मेरी गलती के कारण फेलियर हुआ है तो हाँ, मुझे अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि मैंने कहाँ पर गलती की, तो मैं उसको मिस्टेक में क्लासिफाई करूंगी। लेकिन अगर वो चीज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के कारण हुई है तो वो एक सेटबैक हो गया। जैसे मान लेते हैं
एक बच्चा अगर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और वो एग्जाम नहीं दे पाता है और वो अपने दोस्तों से एक लेवल पीछे आ गया, तो अब ये उसके लिए एक सेटबैक हो गया। सेटबैक मतलब उसके रास्ते में एक रोड ब्लॉक आ गया या फिर उसके रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आ गया जिससे उसकी स्पीड कम हो गई। अब सेटबैक के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है और मिस्टेक्स और फेलियर्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर मैं आपसे बात करूं सेटबैक्स के लिए स्ट्रैटेजी, तो सेटबैक वो चीज है जो एक्सटर्नल चीजों के कारण आया है। तो मैंने मेरी उसमें बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। अगर मैं बीमार हो गई एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, तो वो मेरी गलती नहीं है। तो अब मुझे कैसे बाउंस बैक करना है? मुझे अपने आप को पुश करना है। इट्स ओके, मैं एक लेवल पीछे हुई हूँ लेकिन मैं कोशिश करके आगे बढ़ सकती हूँ। दूसरा, मैं किन चीजों पे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं उस पे फोकस करना चालू करूँ। जैसे मैं हमेशा एग्जाम के पहले बच्चों को बिल्कुल बोलती हूँ, आप अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर मैं आपसे शेयर करूं, जब मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रही थी, 4 दिन लगातार हमारी एग्जाम होती थी। चौबीसों घंटे पढ़ना है, खाना कुछ है नहीं, चाय पी पी के जगना है। तीसरे दिन एग्जाम वाले दिन शफीक जी, मैं रास्ते में जा रही थी खुद ड्राइव करके, एक एसटीडी पे मैंने जाकर के बोला कि जरा मेरे घर पे फोन लगा दो। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं घर में थी और मेरी मम्मी पास बैठ के रो रही थी। मैंने कहा मैं यहाँ कैसे आ गई? उन्होंने कहा हम्म, बेटा वहाँ बेहोश हो गए थे, आपको उठा के लाए। हम्म, तो मैंने क्या करा, खुद अपने ऊपर फोकस नहीं करा, इसलिए मैं एक स्टेप पीछे हुई और उस एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाई, इवन दो मैंने एग्जाम दिया। लेकिन उससे मैंने ये सबक सीखा कि अगली बार से मुझे ये गलती नहीं करना है। अगर मैं पिछड़ी हूँ तो वो मेरा भी एक रीजन रहा है। तो हम आगे बढ़े, फोकस करें जो चीजें हमारे कंट्रोल में है। दूसरा, अपने ऊपर फेथ रखें। कोई बात नहीं, अगर हम एक स्टेप पीछे हो गए तो हर कोई अपने अपने टाइम में काम कर रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि एक डॉग कितने महीने में प्रेग्नेंट होके कितने बच्चे देता है और एक एलिफेंट कितने दिनों में प्रेग्नेंट होके एक बच्चा देता है, तो हम बिल्कुल अगर 2 साल देखेंगे तो 2 साल में एलिफेंट एक बेबी को बर्थ देगा। वहां तक हो सकता है कि डॉग 12 15 16 बच्चों को बर्थ दे दे। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, हर कोई अपनी लाइफ में अपने टाइम पर रन कर रहा है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि हम अपने सेटबैक से सीखें और अपने आप को एनकरेज करें। प्लस एक और बात, अगर हमने विन विन अप्रोच रखी होती तो आज वो सारे दोस्त हमारे साथ भी विन विन अप्रोच फॉलो करके हमें जिताने के लिए आएंगे। वो भी हमारे लिए खड़े होंगे हमें मोटिवेट करने के लिए। तो हम जब सेटबैक से बाहर आ रहे हैं, फेलियर को कोई ऑप्शन नहीं रखें। अगर हमसे गलती हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम अच्छा करते हैं तो जब हम क्रेडिट शेयर नहीं करते, तो वैसे ही हम बुरा कर रहे हैं तो वो भी हम किसी और पे नहीं डाल करके अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जी, तो ये सेटबैक्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, और साथ ही, जी, हाँ, साथ ही अगर हम बात करें मिस्टेक्स के बारे में, तो मिस्टेक बहुत सिंपल सी बात है कि कोई चीज आपसे गलत हो गई। अब हो गई तो आप उसको दोबारा पलट सकते हैं, उस समय नहीं पलट सकते, लेकिन हाँ बाद में आपको मौका मिलेगा। तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा चाणक्य जी का कोट बताती हूँ कि चाणक्य ये कहते हैं कि आप अगर दूसरों की गलती से सीख लेंगे तो आपको स्वयं वो गलतियां नहीं करना पड़ेगी। जी, जी, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, मुझे लगता है बहुत पावरफुल लाइन है ये अपने आप में, कि मिस्टेक से कैसे हम चीजें सीख सकते हैं। जी। उसके लिए हमारे यहाँ एक वर्ड है इबरत। इबरत का मतलब यह है कि दूसरों की मिस्टेक से आप लर्न करना, ठीक है ना? तो जब हम अच्छा, इबरत हासिल करते हैं तो यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक टू गेट द लेसन, ठीक है? ब्यूटीफुल। जी। तो ये जो बात होती है कि भाई इंट्रोस्पेक्शन की, मुझे याद आ रहा है कि क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है आरसीए सिखाया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस। जैसा वो फिश बोन एनालिसिस से आप कहें उसको, कि जस्ट ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ कि भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे फेलियर के, ठीक है ना? तो आप एक डायग्राम बना के उसको लिखें कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देन यू ट्राई टू पिन पॉइंट एंड देन कुछ उसमें सिलेक्ट करें, फिर उसको आप इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें। ये मतलब जो व्यूवर्स में जो मतलब कुछ और पढ़ना चाहते हैं, वो आरसी या रूट कॉज एनालिसिस जो है वो गूगल कर ले, ताकि उनके नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए। शीतल जी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आरसीए और इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अपने आप से सवाल पूछना, सवाल ऐसा कि उसका जवाब ढूंढने पे हम मजबूर हो जाएं, या फिर एक सवाल के पीछे दूसरा सवाल आता रहे, ताकि हमें चीजें धुंधली दिखने के बजाय साफ साफ नजर आती रहें।
या हमें पता चले कि भाई हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई है, यहाँ मुझसे लापरवाही हुई है, यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है। दिस आई नीड टू करेक्ट, आई नीड टू गेट द आंसर फॉर दिस, सो दैट आगे मुझे जाके इसमें कोई नाकामी ना हो, फेलियर ना हो, एंड आई डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो ये जो अपने आप से सवाल करने की बात आती है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ, ये हमारा दूसरा टूल है जो हम शेयर कर रहे हैं, तीसरा टूल है सॉरी हमारे आज के प्रोग्राम में, वो है पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। जैसे आपने बोला सवाल, तो सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है अगर आपकी लाइफ में सवाल ना हो तो आप फोकस ही ना रहे। एक माँ का सुबह से लेकर के रात तक सवाल होता है, नाश्ते में क्या बनाऊं, लंच में क्या बनाऊं, डिनर में क्या बनाऊं। क्योंकि उनके पास इतने सारे सवाल हैं तो वो फोकस्ड होती है, उन्हें हर किसी की चॉइस के बारे में पता होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल किया। और सवाल की सबसे खूबसूरत चीज, क्वेश्चंस की सबसे खूबसूरत चीज अगर मैं आपसे शेयर करूं जो मैंने रॉबिन शर्मा की बुक में पढ़ी है, क्योंकि मैं रॉबिन शर्मा की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो रॉबिन ये कहते हैं, क्वेश्चंस जो हैं, every question cannot be answered right now. You will be getting the answer of your question when you are ready to live the answer. तो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सवाल आना चाहिए। जब सवाल आते हैं तो वो ये बताते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल उस तरीके से आते हैं। यहाँ पर मैं अगर इकोनॉमिक्स का एक और कंसेप्ट आपके लिए लेना चाहूंगी जो बहुत कॉमन है। दो तरीके की थिंकिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव यानी व्हाट इज, क्या है। जैसे आज हम कोविड-19 पेंडेमिक में फंसे हुए हैं, क्या होना चाहिए, वो होती है नॉर्मेटिव, दैट इज व्हाट ऑट टू बी। तो अभी क्या सवाल है, वैक्सीन जल्दी बनना चाहिए। ओके, आप क्या चाह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे शफीक जी, तो हम हमारे जीवन में पॉजिटिव सवालों में बहुत कम रहते हैं, हम नॉर्मेटिव में ज्यादा रहते हैं, क्या होना चाहिए। सरकार ऐसी होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे में से ज्यादातर घंटे हमारे नॉर्मेटिव क्वेश्चंस में ही निकलते हैं। और उन नॉर्मेटिव क्वेश्चंस में भी हम ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमें खुद को परेशान कर रहे हैं। जी, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना भी एक कला है, और किस समय पर क्वेश्चन पूछना है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे शेयर करूं यहाँ पर, तो दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब स्पेशली यूथ को, यानी ये हैबिट मैं भी अपने आप में फॉलो करती हूँ। मैं चाहूंगी कि हमारे टीनेजर्स भी इसको फॉलो करें, क्योंकि आपको कोई आकर के हैबिट सिखाए ये जरूरी नहीं है, आप अपने आप भी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में क्या क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट एम आई हैप्पी अबाउट माई लाइफ। सुबह उठ के हमको पॉजिटिव सोचना है, दिन की शुरुआत सुंदर करनी है। तो सबसे पहले ये सोचना, अभी तक मैं अपने जीवन में किस चीज के लिए खुश हूँ। दूसरा, व्हाट एम आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे अंदर कोई एक तो चीज होगी जिसका मुझको खुद को प्राउड है। दूसरे प्राउड कर रहे नहीं कर रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे खुद को प्राउड होना। तीसरा, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। मुझे लगता है मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो बाइक चाहिए थी, वो कार चाहिए थी, कि तुम्हारे पास साइकिल है, तो तुम क्या नहीं, तुमने साइकिल के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा। तो मैं आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। चौथा, आज मैं क्या अच्छा करने वाला हूँ खुद के लिए, और आज मैं क्या अच्छा करने वाला हूँ जिन भी लोगों से मैं मिलूंगा उनके लिए। बिकॉज अगेन क्या होता है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच करते हैं। वो सिंपली हो सकता है शफीक जी, आपके घर पे दूध देने वाला जो मॉर्निंग में आता है, अगर आप उसको सुबह सलाम कर देंगे, नमस्ते कर देंगे, गुड मॉर्निंग कर देंगे, तो वो स्माइल जो आपने उसको पास ऑन करी, वो पता नहीं वो कहाँ तक पास ऑन कर देगा। सही। तो इसीलिए सुबह उठकर ऐसे सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम इवनिंग में बात करते हैं, या हम जब हम रिटायर हो रहे हैं अपने बेड पर नाइट में, तब ये सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहला, आज मैंने दिन भर में क्या दिया, किसको दिया मैंने। ओके। दूसरा, आज मैंने क्या सीखा, क्योंकि लर्निंग तो डेली प्रोसेस है, कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रहे, चाहे आप जाने चाहे आप ना जाने। तीसरा, आज मैंने अपनी लाइफ में क्या ऐड करा। जैसे अगर मैंने कोई नया मॉड्यूल बनाया, कोई नई बुक पढ़ी है, मैंने नई एक बुक का पेज ही पढ़ लिया, तो मैंने कुछ तो एडिशन किया। फिर मैंने दूसरों की लाइफ में क्या ऐड करा। और सबसे आखिरी चीज, कि मैंने जो गोल डिसाइड करा है उस पे आज मैंने डेली स्टेप क्या लिया। तो अब आप देखिए कितना पावर है क्वेश्चंस में। और वहीं अगर आप कोई नेगेटिव क्वेश्चन करना चालू कर दे,
फिर वो आपको कहाँ ले जा सकते हैं। सही। अब युवा में एक जो हमारे नौजवान होते हैं उनको एक क्या बोलेंगे उसको, एक डिलेमा होता है कि हम्म, भाई सवाल पूछना है ठीक है, लेकिन किससे पूछें? अपने आप से हम्म। पूछ, अपने अतराफ में लोगों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, किससे पूछें मतलब? इसका सबसे बेहतरीन जवाब है कि सबसे पहले तो आप अपने आप से बात करना सीखें। आप अपने आप को जब स्वयं को जानने लगते हैं तो आप खुद ही अपने आप में एक सेटिस्फाइड और एक कंटेंट फीलिंग लेकर के आ जाते हैं। दूसरा, आप उन लोगों से सवाल पूछ सकते हैं जिनसे आप ओपन अप हैं, जिनके जैसे अभी मैंने मोदी जी का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे आप सब चीजें शेयर कर सके, कुछ भी पूछ सके, कुछ भी बता सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। हम अपने आप में तो चीजें कर लेंगे, लेकिन हाँ, हमें कोई दूसरा जरूर चाहिए। वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे पेरेंट, हमारे रिलेटिव, या कोई भी रिलेशन में पर्सन हो सकता है। तो एक पर्सन जरूर हमारे साथ में ऐसा हो। तीसरा, जो मैंने रोल मॉडल वाली बात आपसे कही थी, वो रोल मॉडल अगर आपके पास में है और आपने अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ी, आपने उनके ऊपर कोई मूवी बनी हुई देखी है या उनके आप वीडियोस देखते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सवालों के जवाब मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे मेरी लाइफ में जब मैंने रॉबिन शर्मा को रीड करना स्टार्ट करा, शफीक जी, एक वक्त ऐसा था कि जब मैं बुक को लेकर के बैठती थी और मेरे मन में विचार आता था और अगले पैराग्राफ में मुझे उसका आंसर मिल जाता था, और मुझे ऐसा लगता था रॉबिन मेरे पास में बैठे हुए, और मैं बोलती थी रॉबिन तुम कैसे समझ जाते हो कि मुझे क्या सवाल पूछना है। तो ये पावर रीडिंग का है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसको रीड कर रहे हैं। ऐसे ही महात्मा रे की भी एक किताब है। जब भी मुझे कोई सवाल आता है, मैं कमेंट में जरूर उस बुक का नाम शेयर करूंगी, अभी मैं भूल रही हूँ। मैं उस बुक का सिर्फ ऐसे पेज ओपन करती हूँ और वहां पर मुझे वो जवाब मिल जाता है। तो आप सवाल करना सीखे, यूनिवर्स अपने आप आपको आंसर्स देना चालू कर देगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडियम जरूर आपके सामने आएगा। जी। आपने जो बात कही कि अपने आप को पहचानना है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि खुदी का मतलब ये है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ, हाँ। इंट्रोस्पेक्शन, या ट्राइंग टू एक्सप्लोर वन सेल्फ, आस्किंग क्वेश्चंस, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हम्म, मुझे मुझे करना क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय क्रिएशन। इस तरह का जो आदमी खुदी को एक्सप्लोर करता है वो खुदा तक पहुंचता है। सो द हम्म, वन हु इज अपने बारे में सोचने लग जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसकी, जिसको हम तदब्बर भी कहते हैं। तदब्बर यानी कि भाई यू यू थिंक अबाउट थिंग्स, भाई भाई ये ऐसे क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे यहाँ इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, थिंग्स लाइक दिस। जब आदमी इस तरह से अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, खुद ही की पहचान आती है, तो फिर वो खुदा तक पहुंच जाता है कि भाई हु इज दी गॉड एंड हु इज कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स एंड थिंग्स लाइक दिस। ओके, तो ये जो आपने बात कही ना कि अपने आप को पहचानना, आई थिंक वो उसके लिए हम बहुत कम ही टाइम निकालते हैं बिजी लाइफ हम्म, में। तो मेरे ख्याल में एक आदमी 10-15 मिनट भी अगर निकाले, चाहे वो मॉर्निंग में हो या नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये अगर इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट करता है, और खास करके सारी डे की जो एक्टिविटी होती है उसको अगर एनालाइज करता है कि भाई मैंने कितने अच्छे काम किए इस दौरान में, ठीक है, ऐसे क्या काम किए जिसको मुझे नहीं करना चाहिए था, सो दैट ही डजंट रिपीट द सेम थिंग द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से अगर आदमी इंट्रोस्पेक्ट करता है और साथ साथ ये भी देखता है कि भाई मैंने बगैर कोई फेवर के, यानी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर फ्रॉम द सोसाइटी, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने लोग दूसरों के लिए एग्जैक्ट। क्या किया, अगर सोचता है, तो अगर उस दिन अगर नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे जो है ही विल ट्राई टू डू दैट। तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है कि भाई चलो मैंने कुछ अपना पेट भरने के अलावा ये भी किया। क्योंकि आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़े जानवर सब भी जो है वो अपना पेट भर रहे हैं, उनको कुछ ज्यादा जॉब करने की जरूरत नहीं, कॉर्पोरेट में काम करने की जरूरत नहीं, वो अपना पेट भर रहे हैं। तो अगर हम भी अगर सिर्फ अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं, अगर उस पे ही तकिया लगा के बैठते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। चलिए, शीतल जी, आज के इस प्रोग्राम में अगर आप कुछ समराइज करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड, एक तो पहली बात मैं नाजरीन को बता दूं, हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि आप थोड़ा स्क्रॉल करके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में जाके जो है पार्ट 1 जरूर देखिए,
उसमें जो पॉइंट्स हमने बयान किए थे या डिस्कस किए थे, उसको आप इससे रिलेट करने की कोशिश करें, ताकि आपको याद आए कि भाई ये जो टूल बॉक्स हमने बनाया है टीनेजर्स के लिए, नौजवानों के लिए, युवा के लिए, इसमें हम ऐसे-ऐसे टूल्स डाल रहे हैं जिससे जो है हमारे नौजवान और युवा जो है कल देश के लिए कुछ कर सकें, कुछ प्रोडक्टिविटी उनके अंदर आए। तो आज की जो सेशन था उसमें अगर आप 2-4 सेंटेंस में अगर आप कंक्लूड करना चाहें, शीतल जी, हमारे नाज़रीन को आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जो 3 हैबिट्स के बारे में हमने आज बात करा, जो हमारे 3 टूल्स हमने लिए, सबसे पहला हमने लिया इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी। तो हमारे यूथ से मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो कोई भी काम करें तो एक विन विन अप्रोच रखे, ना मैं जीतूं ना तुम जीतो, हम जीते। ये आज अगर हम मान के चलेंगे तो जब ये बड़े होंगे आगे 10 साल 20 साल बाद देश की जब बागडोर इनके हाथ में आएगी तो शायद देश का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होगा। दूसरा हमने टूल लिया वी नीड टू अंडरस्टैंड फेलियर सेटबैक्स एंड मिस्टेक्स। तो गलतियां सबसे होती है, फेल सभी होते हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लें, क्योंकि लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है, हमें एक ही लाइफ मिली है और हमें जो मौके मिल रहे हैं वो उन मौकों को ग्रैब करने की कोशिश करें और बाउंस बैक करें लाइफ में। तीसरा हमने बात करा यहाँ पर कि हम कितनी भी मुश्किलों में आ जाए, हम नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे, हम पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें अपने आप से। और इस तरीके से हम डेली ग्रो करेंगे। जैसे अगर कल सुबह जब मैं मेडिटेशन करूंगी शफीक जी, तो जब मुझे ये सवाल पूछना होगा अपने आप से कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं आज के सेशन का नाम लूंगी कि मैं ग्रेटफुल हूँ शफीक जी के लिए, जिनके प्रोग्राम में मैं 3 चीजें नई बच्चों से शेयर कर पाई, बच्चों के पेरेंट्स से शेयर कर पाई। तो इस तरीके से मेरे पास हर दिन कुछ नया होगा ग्रेटफुल होने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड वाली बात हमने लिया था उसी में मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसको, कि आप हर काम करने का इनिशिएटिव ले, फेलियर से ना डरे और आइडियाज ले करके आए दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज, बहुत सुंदर आइडियाज जो है वो बिलो द ग्राउंड उन लोगों के साथ ऊपर चले गए जिन्होंने सिर्फ फेलियर के डर से उनको बाहर नहीं लाया। So everyone remember this thing, we have to die empty। जब तक हम पूरा खाली नहीं कर देते हमारे पास जो सारी चीजें हैं, we are not supposed to die। That's it। थैंक यू शीतल जी। व्यूअर्स से मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की यूट्यूब लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डाली जाएगी थोड़ी देर में। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके मतलब जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। और पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए, ताकि पार्ट 2 भी आपको उससे लिंक उस दोनों के बीच में आपको समझ में आएगी। और इस तरह के जो टीनेजर से रिलेटेड इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको आगे आने वाले सेशंस में जो है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और हम पार्ट 3 में दोबारा शीतल जी को देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। शीतल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने पता है एजुकेटर्स की लाइफ कैसी मुश्किल होती है, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हम उसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।